हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हमने जो ये यूनियन बजट 2025 की जो सीरीज़ स्टार्ट की है, कल हम लोगों ने इसके 4 सेशंस लिए थे। तो वो आप में से कुछ लोगों ने ज़रूर देखे हैं, और जिन्होंने नहीं देखे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार ज़रूर देखें। तो इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज हमारा जो मतलब अब मैंने यही डिसाइड किया है, मैंने आपको सुबह जो आईना सीरीज़ हमारी होती है उसमें ही मैंने बताया था कि अब हम लोग इसका डेली एक एक सेशन जो है वो लेंगे, सो दैट कि आपके ऊपर भी देखने के लिए बहुत ज़्यादा लोड ना हो, है ना। और एक सुचारू रूप से ये सीरीज़ चल पाए और अगले 3-4 दिन में इसको पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं हमें कौन सा जो सेक्टर है वो कवर करना है। तो आज हम लोग ये वाला पेज कवर करेंगे जिसमें बात करेंगे अबाउट द सोशल सेक्टर। इसमें सबसे पहले न्यूज़ तो ये है कि हेल्थ सेक्टर के लिए यहाँ पर बूस्ट दिया गया है। 9,000 करोड़ रुपए का बजट बढ़ाया गया है हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए। और जो गिग वर्कर्स हैं उनको जो आयुष्मान भारत स्कीम है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत स्कीम, उसके अंदर यहाँ पर लिया जाएगा। तो एक आर्टिकल हम लोग ये बात करेंगे। इसके बाद हेल्थ को लेकर ही एक और इशू है कि जिसमें बताया गया है कि कैंसर को लेकर जो डे केयर सेंटर्स हैं, यानी कि सभी जो जिला अस्पताल हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें कैंसर को लेकर डे केयर सेंटर्स खोले जाएंगे अगले 3 सालों में। एक ये बात है। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं फ्रॉम द फॉर द ट्राइबल्स, ठीक है, तो उसके लिए हर स्कीम में जो है वो कुछ ना कुछ बजट अलॉट ज़्यादा किया गया है इस बार। और ट्राइबल अफेयर्स का कुल मिला के बजट जो है वो 45% बढ़ गया है। और इसके बाद एक और यहाँ पर न्यूज़ है, मतलब एक और बात बताई गई है कि जो 2014 के बाद 5 नए आईआईटीज़ खुले हैं, उनमें अगले 5 सालों में 6,500 सीट जो है वो बढ़ाई जाएगी। तो ये 4 आर्टिकल्स हैं जिनको हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, एक एक करके इनको देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यही है कि 9,000 करोड़ का बूस्टर, या आप कह सकते हैं कि 9,000 करोड़ जो है वो बजट में बढ़ाए गए हैं। किसके लिए? हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए, ठीक है। और गिग वर्कर्स को जो है वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य में शामिल किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर यही लिखा गया है कि इस साल के बजट में जो हेल्थ के लिए, जो स्वास्थ्य के लिए आउटले है, वो पिछले बार के बजट के कंपैरिजन में 9,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। एंड विद द इंक्रीज गोइंग टू सेवरल ऑफ द गवर्नमेंट्स की प्रोग्राम्स, ठीक है, मतलब सरकार के जो हेल्थ को लेकर कुछ मुख्य प्रोग्राम है, मुख्य कार्यक्रम है, उनमें ये पैसा जाएगा, ठीक है। एक तो ये है सरकार का जो मिशन है कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना है और ज़्यादा बेहतर बनाना है। आयुष्मान भारत पे ये पैसा खर्च होगा। और साथ ही साथ दिल्ली का जो एम्स है उसको लेकर भी यहाँ पर एलोकेशन किया गया है और बढ़ाया गया है। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए, यानी कि जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसके लिए जो बजट है इस बार, वो लगभग आप कह सकते हैं कि 96,000 करोड़ का बजट है, जो कि पिछले साल के बजट के रिवाइज्ड एस्टीमेट 86,000 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए बताया गया है कि 9,000 करोड़ का बजट इस बार बढ़ा है। और वहीं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी अनाउंस किया है कि आयुष्मान भारत का कवरेज दिया जाएगा 1 करोड़ गिग वर्कर्स को, ठीक है। 1 करोड़ गिग वर्कर्स को आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर में शामिल किया जाएगा, ठीक है। अब गिग वर्कर्स कौन होते हैं? गिग वर्कर्स बेसिकली ऐसे वर्कर्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म या प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब्स करते हैं, एम्प्लॉयड ऑफन बाय द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे कि स्विगी, ब्लिंकिट या अमेजन। मतलब जैसे आपके ये होते हैं ना, जैसे अमेजन या फ्लिपकार्ट के या ब्लिंकिट वगैरह के जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, या फिर जो आपके स्विगी जोमेटो का जो खाना लेके आते हैं, जो फूड डिलीवरी करते हैं, उनको कहा जाता है गिग वर्कर्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म काम करते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड काम करते हैं। और लास्ट ईयर सरकार ने, आपको ये भी पता है, मतलब इन लोगों के लिए अब, क्योंकि अभी तक ये एक तरीके से ये इनफॉर्मल जॉब्स में है, कोई फॉर्मल जॉब में तो है नहीं। जो लोग फॉर्मल जॉब्स में होते हैं उनके लिए तो किसी न किसी तरीके के जो इंश्योरेंस कवर होते हैं या जो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है वो एम्प्लॉयज़ की तरफ से प्रोवाइड की जाती है ना, एम्प्लॉयर की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, जो जैसे एम्प्लॉयज़ ESIC होता है ना। तो उस तरीके की सुविधाएं उनको मिलती हैं, इंश्योरेंस स्कीम्स वगैरह उनको मिलती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह मिलता है। बट इन लोगों के लिए क्या, ठीक है। तो इसीलिए इन लोगों को जो है वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत के अंदर इंक्लूड किया गया है। और पिछले साल आपको ये भी पता है कि सरकार ने ये जो हेल्थ स्कीम है, दैट इज़ PMJ या फिर आयुष्मान भारत,
वो सभी नागरिक जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है, और वो भी इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, जिनकी भी उम्र 70 साल से ज़्यादा है, वो अब आयुष्मान भारत का फ़ायदा उठा सकते हैं या उसमें दे आर कवर्ड। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टेटस, कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है उसका कोई उसमें क्राइटेरिया नहीं है। 70 साल से ऊपर का जो भी व्यक्ति है वो आयुष्मान भारत का लाभ ले सकता है। ठीक है, द एलोकेशन फॉर द स्कीम इंक्रीजेज, मतलब इस स्कीम का जो एलोकेशन है आयुष्मान भारत स्कीम का, वो 2106 करोड़ रुपए जो है वो बढ़ाया गया है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि मेडिकल सीट्स में भी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, एक और जो अनाउंसमेंट है, सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट है हेल्थ सेक्टर के लिए, वो ये है कि मेडिकल सीट्स की जो संख्या है वो बढ़ी है। अनदर 10,000 मेडिकल सीट्स वुड बी एडेड ओवर द नेक्स्ट ईयर। अगले साल जो है 10,000 मेडिकल की सीट्स बढ़ेंगी, और इसमें जो गोल है कि अगले 5 सालों में 75,000 सीटें बढ़ानी है। ठीक है, तो उस गोल की तरफ ये आगे चल रहे हैं। मेडिकल सीट्स में पिछले 1 दशक में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। जो MBBS की सीट्स जहां 2014 में लगभग 51,000 के आसपास हुआ करती थी, वो 2024 में 1,12,000 से ज़्यादा हैं, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट्स हुआ करती थी 31,000 के आसपास, वो आज 72,000 से ज़्यादा है। ठीक है, अब लेकिन इस इंक्रीज़ की वजह से जो सीटों में बढ़ोतरी हुई है, इसकी वजह से कुछ चैलेंजेस या चुनौतियां भी देखने को मिली हैं। जैसे कि जो नेशनल मेडिकल एजुकेशन रेगुलेटर है, जो NMC है, दैट इज़ नेशनल मेडिकल कमीशन, वो क्या कर रहा है, जो स्टाफिंग नॉर्म्स है, मतलब जो स्टाफ के लिए जो नॉर्म्स हैं, जो कायदे कानून हैं, उनको थोड़ा सा टाइट कर रहा है। तो उसी वजह से कॉलेजेस में जो है वो स्टाफ की शॉर्टेज हो रही है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। ठीक है, कि आप सीट्स तो बच्चों को पढ़ाने के लिए तो सीट्स बढ़ा रहे हैं, यानी कि ज़्यादा बच्चों का एनरोलमेंट तो होगा, लेकिन स्टाफ की शॉर्टेज है तो पढ़ाएगा कौन उनको, है ना। तो फिर ये एक चैलेंज है। वहीं ये भी कहा गया है कि जो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है मेडिकल सीट्स का हैज़ ऑल्सो बीन स्क्यूड विद सम प्लेसेस लाइक कर्नाटक एंड पुडुचेरी हैविंग मोर देन द रिक्वायर्ड शेयर। यानी कि जो सीट्स में बढ़ोतरी हो रही है वो ऐसा नहीं है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, कहीं पर ज़्यादा सीट्स बढ़ रही हैं, कहीं पर कम सीट्स बढ़ रही हैं। जैसे एग्जांपल दिया है, कर्नाटक और पुडुचेरी में सीट्स जो हैं वो ज़्यादा बढ़ती हैं, और जितनी रिक्वायरमेंट है उससे भी ज़्यादा। तो दिस हैज़ प्रॉम्प्टेड द रेगुलेटर, दैट इज़ नेशनल मेडिकल कमीशन, टू ब्रिंग इन अ नॉर्म ऑफ 100 MBBS सीट्स पर 10 लाख पॉपुलेशन। तो इसी वजह से जो नेशनल मेडिकल कमीशन है वो एक नॉर्म, एक कायदा लेके आता है कि हर 10 लाख की पॉपुलेशन पर 100 MBBS की सीट्स होनी चाहिए। हालांकि इस नॉर्म को बाद में पुट ऑन होल्ड कर दिया गया, मतलब होल्ड पर डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि कुछ राज्यों का ये कहना था कि दे हैड एक्सीडेड द नंबर्स बट विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट कॉलेजेस एंड नॉट विद गवर्नमेंट वंस, कि वहाँ पर जो सीट ज़्यादा हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस में है, गवर्नमेंट में नहीं है ना। ये इश्यूज़ जो हैं वो जो मेडिकल या आया है इकोनॉमिक सर्वे, उसमें भी ये इश्यूज़ जो हैं वो हाईलाइट किए गए हैं। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है, दैट इज़ PM अभीम, उसमें भी 1,000 करोड़ का जो है वो इंक्रीज़ किया गया है। पिछले साल 3,200 करोड़ रुपए अलॉट था, इस बार 4,200 कर दिया गया है। ठीक है, और ये मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान। इसलिए किया गया था ताकि हर स्तर पर जो है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत किया जाए, हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स बनाए जाएँ, डायग्नोस्टिक लैब्स बनाए जाएँ, और क्रिटिकल केयर बॉक्स बनाए जाए। साथ ही साथ एम्स दिल्ली का भी बजट मैंने आपको बताया कि जो पिछले साल 5,000 करोड़ था रिवाइज्ड एस्टीमेट में, वो बढ़ा के 5,200 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल यू कैन से रिलेटेड टू द सोशल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर से यहाँ पर रिलेटेड बात हो गई। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं, अभी हेल्थ से ही रिलेटेड हम लोग और भी बात करेंगे कि बैटलिंग कैंसर क्लोजर होम डे केयर सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स इन 3 ईयर्स। यानी कि अगले 3 सालों में जितने भी जिला अस्पताल हैं उन सभी में कैंसर को लेकर डे केयर सेंटर्स जो है वो खोले जाएंगे। ठीक है, अब डे केयर सेंटर्स क्या होते हैं, मैं आपको अगर एक जनरल आइडिया दूं, एक तो मतलब इस तरीके का ट्रीटमेंट होता है कि जिसमें आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हैं और वहाँ पर जाके आपको कुछ दिनों के लिए पेशेंट को एडमिट होना पड़ रहा है ना, मरीज़ को भर्ती होना पड़ रहा है। उस तरीके के पेशेंट्स को कहा जाता है इन पेशेंट्स, इन पेशेंट्स। ठीक है, इम्पेशेंट नहीं, इम्पेशेंट का मतलब तो होता है अधैर्य, अधैर्य नहीं, इन पेशेंट, IN। ठीक है, इन पेशेंट। और
एक तरीका ये हुआ कि आप वहाँ पर गए, मरीज़ जो है वो अस्पताल में भर्ती हुआ, फिर उसका इलाज चला, उनको इन पेशेंट कहा जाता है। दूसरा इस तरीके का इलाज है कि जैसे कोई बीमार है तो वो अस्पताल गया, जैसे मान लीजिए कैंसर की अगर मैं बात करूँ, तो कैंसर में क्या है कि मरीज़ को कीमोथेरेपी करवानी पड़ती है ना। तो मरीज़ क्या है कि अस्पताल में गया, दिन भर वहाँ पर रुका, उसका कीमोथेरेपी वगैरह हुआ और शाम को वो घर आ गया। तो इस तरीके के जो सेंटर्स हैं उनको कहा जाता है डे केयर सेंटर्स, कि वहाँ पर सिर्फ दिन में केयर हो रही है, बल्कि पेशेंट जो है वो रात को रुक नहीं रहा है अस्पताल में, ठीक है ना, भर्ती नहीं हो रहा है, एडमिट नहीं हो रहा है। तो ये बात समझ में आ गई, बेसिक आइडिया। अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, निर्मला सीतारमण यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डे केयर सेंटर्स फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर के इलाज के लिए डे केयर सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, जिला अस्पतालों में। ये एक मेजर इनिशिएटिव है जो एम करता है टू इम्प्रूव द एक्सेस टू ऑल एसेंशियल कैंसर ट्रीटमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, कि जिले के स्तर पर ही जो असेंशियल, जितने भी ज़रूरी कैंसर ट्रीटमेंट है उसकी एक्सेस यहाँ पर मिलेगी इसके थ्रू। और इससे एक और फ़ायदा ये होगा कि जो बड़े शहरों में, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, उनके ऊपर दबाव थोड़ा सा कम पड़ेगा, बर्डन कम पड़ेगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आसपास के जैसे जिला अस्पताल वगैरह हैं, अगर वहाँ पर ऐसा कोई कैंसर केयर का या कैंसर ट्रीटमेंट का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो जो भी मरीज़ हैं वो सीधे फिर अपने पास के जो सबसे नज़दीकी उनका कोई ऐसा बड़ा शहर होता है, वो वहाँ के अस्पतालों में चले जाते हैं। तो उन अस्पतालों में बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, केओस हो जाता है, बर्डन हो जाता है। तो उसके ये भी एक फ़ायदा होगा कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, जो बड़े शहरों में जो अस्पताल हैं, जो टर्शरी केयर अस्पताल हैं, तो टर्शरी केयर का मतलब है जहाँ पर आप कह सकते हैं कि हाई लेवल की या सोफिस्टिकेटेड ट्रीटमेंट होता है, उनके ऊपर भी थोड़ा सा दबाव कम पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स फॉर कैंसर, रेयर डिजीजेज एंड क्रोनिक इलनेसेस विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कस्टम ड्यूटी, यानी कि कुछ दवाइयों के ऊपर कस्टम ड्यूटी को पूरी तरीके से छूट दे दी गई है। बाकी 6 अदर्स दवाइयों के ऊपर जो है वो सिर्फ 5% की कस्टम ड्यूटी लगेगी। इनमें से ज़्यादातर जो मोस्ट लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, दे आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ और इनहिबिटर्स डिज़ाइन टू ब्लॉक द स्पेसिफिक प्रोटीन्स और एंजाइम्स। साथ ही साथ कुछ कैंसर ड्रग्स भी हैं, कैंसर को लेकर भी दवाइयाँ हैं, जैसे कि एंट्रैक्टिनिब फॉर लंग कैंसर एंड पैर्टुजुमैब फॉर ब्रेस्ट कैंसर, है ना। कस्टम ड्यूटी ऑन बल्क ड्रग परचेजेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग दीज मेडिसिन विल ऑल्सो बी निल और चार्ज एट अ कंसेशनल रेट, यानी कि जो ड्रग परचेजेस की जाती हैं इन दवाइयों को बनाने के लिए, वो भी, उनके ऊपर भी कस्टम ड्यूटी जो है वो या तो ख़त्म कर दी गई है, निल कर दी गई है, या फिर वो भी कंसेशनल रेट्स पर लगेगी, ठीक है। इसके बाद आगे बात करें तो कैंसर डे केयर सेंटर्स टिपिकली जो है वो कीमोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, है ना। असेंशियल मेडिकेशंस प्रोवाइड करते हैं, या फिर कुछ माइनर प्रोसीजर्स जैसे कि बायोप्सीज या कुछ माइनर चीज़ें जो है वो परफॉर्म करते हैं वहाँ पर। अब इस तरीके का जो डिसीजन है, इस तरीके के सेंटर्स को सेटअप करने का, इसके कुछ इम्प्लीकेशंस हैं। इम्प्लीकेशंस मतलब इसके कुछ असर हैं। वो क्या है? पहला तो ये है कि क्योंकि भारत में देखो कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, हर 9 में से एक व्यक्ति जो है वो कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम में कैंसर से पीड़ित होगा। अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी, जो 2022 का इन्होंने डेटा दिया है, उसके अनुसार पुरुषों में होने वाला जो मेजर कैंसर है, मोस्ट कॉमन कैंसर है, वो है ओरल कैविटी का कैंसर, लंग का कैंसर या ईसोफेगल कैंसर, ठीक है, ईसोफेगस का कैंसर। और वहीं महिलाओं में पाए जाने वाला या महिलाओं में होने वाला सबसे ज़्यादा जो कॉमन कैंसर है, दैट इज़ ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ओवरीज का कैंसर, ठीक है। तो पहला तो ये है, क्योंकि कैंसर पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेंगे, तो इसलिए ज़्यादा फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि एज कैंसर केसेस कंटिन्यू टू इंक्रीज, दीज डे केयर सेंटर्स विल इन्हेंस एक्सेस टू क्रिटिकल ट्रीटमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होगा कि जो क्रिटिकल ट्रीटमेंट्स की एक्सेस है वो लोगों तक मिलेगी इन डे केयर सेंटर्स के थ्रू, क्योंकि इंडिया में लगभग 759 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है जो कि सर्व करते हैं एज अ क्रूशियल एक्सेस पॉइंट्स फॉर टर्शरी हेल्थ केयर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड दिस इज पर्टिकुलरली बेनिफिशियली फॉर रूरल पीपल हु विल नो लॉन्गर नीड टू ट्रेवल टू लार्ज सिटीज़, है ना। वही मैंने बताया कि जो गाँव के लोग हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद होगा कि उनको बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि बड़े शहरों में जाने के अपनी तकलीफ़ें अलग हैं, उन अस्पतालों में इलाज भी महंगा है ना, तो सब चीज़ों की समस्या है, तो इससे वो लोग बच जाएंगे।
वो अपने ज़िले के ही जो अस्पताल है वहाँ पर जाके इलाज करवा सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट जो हैं वो सरकार के इस मंशा का, सरकार की इस इंटेंट का कि वो कैंसर केयर को लोगों के घर के नज़दीक लेके आ रही है ना, क्योंकि डे केयर सेंटर जो है वो जिला अस्पताल में खुलेंगे तो लोगों के घर के एज़ कम्पेयर टू दोज टर्शरी हॉस्पिटल्स इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वो नज़दीक होंगे। तो कुछ एक्सपर्ट जो है वो इस सरकार के इस मंशा का स्वागत करते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी हाईलाइट किए हैं कि कुछ चैलेंजेस भी हैं जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है। सबसे पहली बात है कि मैनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स करेंटली डू नॉट ऑफर बायोप्सी सर्विसेज इवन फॉर इन पेशेंट्स। कई सारे ऐसे जिला अस्पताल हैं जहाँ पर अभी बायोप्सी नहीं होती है, और वो भी इन पेशेंट्स के लिए भी नहीं होती है। इन पेशेंट मतलब वही जो अस्पताल में भर्ती होते हैं, ठीक है। और कुछ मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं देश में जो किसी भी तरीके का कैंसर ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो इस गैप को एड्रेस करना ज़रूरी है ताकि जो ये डे केयर सेंटर्स हैं वहाँ पर सही तरीके से सर्विस प्रोवाइड की जा सके। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस के बियॉन्ड अगर हम बात करें तो कुछ और चैलेंजेस भी हैं जो कि पेशेंट के ट्रस्ट या पेशेंट के भरोसे से संबंधित हैं, ठीक है। जैसे देखो, लोग जो हैं यहाँ पर, मतलब एक डॉक्टर है उनका ये कहना है कि लोग जो हैं वो जो बड़े मेजर सेंटर्स होते हैं जैसे कि एम्स दिल्ली, वहाँ पर जाना पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि उनको इस बात का भरोसा होता है उन मरीज़ों को कि अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो हमें स्किल्ड डॉक्टर्स मिलेंगे और वहाँ से प्रॉपर केयर मिलेगी। तो इन डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर्स को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो उसके लिए सरकार को क्या करना होगा? इस तरीके का सिस्टम बनाना होगा कि लोगों को उसके ऊपर ट्रस्ट हो सके, ताकि लोग जो हैं वो कॉन्फिडेंट फील कर सकें कि वहाँ पर वो अपना इलाज करवा सकते हैं। दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में जाने की उनको ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि जिला अस्पताल जो है उसका सबसे पहला तो देखो क्या है कि कोई भी मरीज़ अगर किसी अस्पताल में जा रहा है तो सबसे पहले तो वो अस्पताल की बिल्डिंग देखेगा बाहर से, है ना, कि बिल्डिंग देखने में कैसी है। अगर बिल्डिंग ही बहुत पुरानी सी दिख रही है, डायलेपिडेटेड कंडीशन में है, जर्जर स्थिति में है, तो फिर क्या होगा? उसका पहला इंप्रेशन पड़ेगा, अरे यार इसकी तो अस्पताल की तो बिल्डिंग ही ख़राब है, यहाँ क्या डॉक्टर कैसे होंगे, यहाँ इलाज कैसा होता होगा, तो उसका वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा। तो अगर अस्पताल की बिल्डिंग अच्छी है, ठीक है, अच्छी कंडीशन में है, अंदर जा रहा है मरीज़, वहाँ पर उसको दिख रहा है कि हाँ डॉक्टर्स भी हैं। जनरली क्या होता है सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स आपको टाइम पर नहीं मिलते, है ना, लंबी लंबी कतारें लगी हुई होती हैं, लोगों को कई कई दिनों से इंतज़ार करना पड़ता है, डॉक्टर्स नहीं हैं, डॉक्टर सही तरीके से देख नहीं रहे हैं, या तो डॉक्टर है ही नहीं। कई सारे सरकारी अस्पतालों में तो ये स्थिति होती है कि डॉक्टर है ही नहीं, उनकी जो जगह है वो वैकेंट पड़ी हुई है, ठीक है। तो ऐसा ना हो, डॉक्टर्स प्रॉपर हों। फिर अगर जो मशीनें हैं, जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है वो प्रॉपर हों, है ना, कि पता चला डॉक्टर भी है लेकिन किसी को कोई बीमारी है तो उसको इलाज करने के लिए मशीन ही नहीं है। तो इस तरीके की सारी चीज़ें अगर होंगी तो लोगों में अपने आप ही क्या होगा, एक भरोसा पैदा होगा, एक ट्रस्ट पैदा होगा, और फिर वो बड़े शहरों में जाने के बजाय इस तरीके के सेंटर्स में इलाज करवा सकते हैं, ठीक है। तो यही वो ट्रस्ट वाली बात की गई है। इसके बाद आगे ये कह रहे हैं कि जो डे केयर सेंटर्स हैं वो कैंसर ट्रीटमेंट का 70 से 80% डिलीवर कर सकते हैं, और अगर किसी को कीमोथेरेपी वगैरह करानी है तो उसके लिए उसको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। ट्रेंड मेडिकल एंड सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो हैं वो ज़रूरी हैं ताकि वो ड्रग्स दे सकें, मतलब दवाइयाँ दे सकें और बायोप्सीज़ वगैरह परफॉर्म कर सकें। और अगर किसी व्यक्ति को इन चीज़ों से किसी चीज़ का, कोई दवाई का या किसी भी और सर्जरी का या किसी भी और ट्रीटमेंट का कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो उसको भी मैनेज कर सके, तो उसके लिए ट्रेंड मेडिकल और सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब जो कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं उनका होना वहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप आप बात समझ गए कि यहाँ पर क्या सरकार ने प्रपोज़ किया है, और इसको लेकर जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनका ये कहना है कि हाँ ये तो अच्छा एक मतलब कदम उठा रही है सरकार, लेकिन अंदर जो उसके अंदर के इंफ्रास्ट्रक्चरल जो चैलेंजेस हैं, ठीक है, उनको भी दूर करना ज़रूरी है। लोगों के लिए एक ऐसी सुविधा प्रोवाइड करना ज़रूरी है कि जिससे लोगों में ट्रस्ट पैदा हो, तभी वो यहाँ पर जाएंगे और अपना इलाज करवाएंगे, और तभी वो जो बड़े शहरों के अस्पताल हैं उनमें से थोड़ा सा बर्डन भी कम होगा। अगर आपने कभी, जैसे एम्स है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, दिल्ली का जो एम्स है, अगर आप वहाँ की कंडीशन देखेंगे ना, बर्डन की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर ऐसी स्थिति है कि लोगों को कई कई महीनों तक के अपॉइंटमेंट नहीं मिलते, ठीक है, मतलब इतनी लंबी वहाँ की वेटिंग होती है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द बर्डन, कि अगर ये इस तरीके की चीज़ें होंगी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, सबको पता है कि अगर कोई एम्स दिल्ली में जाके इलाज करवा रहा है तो उसको वन ऑफ द बेस्ट
डॉक्टर्स ऑफ इंडिया ट्रीट करेंगे, है ना, और उसका इलाज बहुत बेहतर होगा। लेकिन इलाज तो तब होगा जब उसका वहाँ नंबर आएगा। तो ये एक समस्या है, ठीक है। तो इस तरीके के बर्डन्स वगैरह कम हो सकते हैं अगर ये डे सेंटर्स सही तरीके से इस्टेब्लिश हों और सही तरीके से यहाँ पर अगर डॉक्टर्स वगैरह हों और ये सही तरीके से फंक्शन करे, तो इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। एक तो लोगों का फ़ायदा होगा कि दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा, अपने घर के आसपास काम हो जाएगा, और साथ ही साथ जो बड़े शहर हैं उनमें भी बर्डन कम होगा, क्योंकि बड़े शहरों में उन्हीं शहरों का बर्डन बहुत है ना। जैसे दिल्ली की आप बात कर लीजिए, 2-2.5 करोड़ की जनता है दिल्ली की, 1 करोड़ कुछ तो वहाँ के वोटर्स ही हैं। आई थिंक 2 करोड़ के आसपास वहाँ की पॉपुलेशन है, ठीक है। तो 2 करोड़ की जनता से मतलब दिल्ली का एम्स, अगर ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अगर दिल्ली में अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो सरकारी अस्पताल में अगर जाना चाहता है तो ही विल डेफिनेटली ट्राई टू अप्रोच एम्स, है ना। तो उसके अब वहीं का बर्डन ज़्यादा है, लेकिन अब और बाहर के बर्डन फिर वो कैसे झेल पाएगा, तो इसलिए ये इश्यूज़ है, ठीक है। बात समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले आर्टिकल की बात करेंगे, फॉर द ट्राइबल अफेयर्स। तो यहाँ पर जो ट्राइबल अफेयर्स है, मतलब ट्राइबल अफेयर्स को बोलते हैं ये जनजातीय मामलों का मंत्रालय। तो इसके लिए जो एलोकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इसके लिए जो बजट एलोकेशन है वो पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 46% बजट ज़्यादा किया गया है, ठीक है। और ये बजट इसलिए बढ़ाया गया है, एलोकेटिंग मोर फंड्स टू ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स इन ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज अक्रॉस द कंट्री। हमारे देश के वो हिस्से जहाँ पर ट्राइब्स ज़्यादा हैं, जो ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है उनको ब्रिज करने के लिए या उनको दूर करने के लिए ये बजट बढ़ाया गया है। यूनियन बजट जो इस बार एलोकेट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को, वो लगभग 15,000 करोड़ के आसपास है। पिछले साल 10,200 करोड़ के आसपास था, पिछले साल का जो रिवाइज एस्टिमेट है उसके अकॉर्डिंग। इस मिनिस्ट्री के जो 3 क्रूशल इनिशिएटिव्स हैं, एक है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स दैट इज़ EMRS, दूसरा है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान जो पिछले साल स्टार्ट हुआ था दैट इज़ PM जनमन, और एक है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान दैट इज़ DA जगुआ, ठीक है, दैट सॉ एन इंक्रीज इन आउटले इन द यूनियन बजट। तो इन 3 के लिए जो बजट है वो बढ़ाया गया है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स को इस बार, पिछले साल 4,700 करोड़ था, इस बार 7,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट इसके लिए रखा गया है। 2018 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम दी ST कम्युनिटीज़, उनके लिए रेसिडेंशियल स्कूल्स बनाए जाएं। रेसिडेंशियल स्कूल्स मतलब ऐसा जहाँ पर बच्चे पढ़ते भी हैं, रहते भी हैं, वो मतलब हॉस्टल और उस तरीके का होता है, ठीक है। और एम था कि उनको क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो सरकार ने जो है वो टारगेट रखा था कि 728 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स बनाने हैं मार्च 2026 तक 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये टारगेट यहाँ पर रखा गया है मार्च 2026 यानी कि अगले साल। इसके बाद अगला जो स्कीम है दैट इज़ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान स्कीम, जो बात करता है टुवर्ड्स सेचुरेशन कवरेज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स इन हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड लाइवलीहुड। मतलब इन सेक्टर्स में, यानी कि हेल्थ के सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और लाइवलीहुड के सेक्टर में सेचुरेशन कवरेज की बात करता है। सेचुरेशन कवरेज का मतलब है कि सभी लोगों को इन चीज़ों की सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो इसका बजट जो है वो लगभग 4 गुना हो गया है। पिछले बार इसका बजट 500 करोड़ था, इस बार बढ़ा के 2,000 करोड़ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो है इस स्कीम को लॉन्च किया झारखंड के हजारीबाग में, जब वहाँ पर पिछले साल क्या हुआ था, जब इलेक्शन होने थे उससे पहले, ठीक है। इसके बाद आगे बात करें तो जो ये स्कीम है दैट इज़ प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, इसमें एम ये है कि जो PVTGs हैं दैट इज़ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, उनकी जो कंडीशन है, जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, उनका जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसको सुधारना, ठीक है। तो इसके लिए जो बजट है वो 150 करोड़ से बढ़ा के 300 करोड़ कर दिया गया है। अब इसके बाद फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स की अगर हम बात करें तो हालांकि इस बार कोई नई स्कीम तो इस ग्रुप के लिए अनाउंस नहीं की गई है ना। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट
इनके लिए कोई स्कीम जो है वो इस बार नई नई स्कीम लॉन्च नहीं की गई है, जो कि काम करता है टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़, है ना। लेकिन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यहाँ पर यह अनाउंस किया है कि एक नई स्कीम जो है वो लॉन्च की जाएगी 5 लाख महिलाओं के लिए, जो एससी और एसटी होंगी और पहली बार क्या बन रही होंगी, एंटरप्रेनर्स। ठीक है, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेनर्स, एससी एसटी वीमेन। तो ये स्कीम एक ज़रूर यहाँ पर लॉन्च की गई है। इसमें 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन दिया जाएगा अगले 5 सालों के लिए। और इस स्कीम में क्या है कि जो अभी स्टैंड अप इंडिया स्कीम है भारत सरकार की, उसके सफलता से जो इनको सीख मिली है, जो लेसन्स मिला है, उसको यहाँ पर ये इनकॉर्पोरेट करेंगे। इसमें ऑनलाइन कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, और मैनेजेरियल स्किल्स विल ऑल्सो बी ऑर्गेनाइज्ड। फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, इसको एलोकेट किया गया है 13,600 करोड़ का बजट, जो कि पिछले साल के बजट के रिवाइज्ड एस्टिमेट से 35% ज़्यादा है। ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ का जो बजट एलोकेशन है वो पिछले साल के बजट से 9% उसमें बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, आई होप ये बात भी आप समझ गए कि अबाउट द ट्राइबल्स, अबाउट द पीवीटीजीज, जो यहाँ पर स्कीम्स वगैरह हैं, उनके बजट का एलोकेशन इस बार कैसा है। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बात करते हैं। लास्ट आर्टिकल है ये इस सेशन का। इसमें लिखा गया है कि 2014 के बाद से जो 5 आईआईटी सेटअप हुई हैं उनमें 6,500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर यही जो है वो अनाउंस किया गया, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन स्टूडेंट इनटेक इन 5 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। और मेडिकल कॉलेजेस में तो मैंने आपको बता ही दिया कि 10,000 सीटें बढ़ने वाली हैं, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया उस आर्टिकल में, है ना। तो यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि द गवर्नमेंट विल डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर टू फैसिलिटेट द एजुकेशन ऑफ एडिशनल 5,000 स्टूडेंट्स। अब ऑब्वियसली बात है कि 6,500 नए स्टूडेंट्स आएंगे तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार डेवलप करेगी। और ये होगा सिर्फ जो 5 थर्ड जनरेशन के आईआईटीज़ हैं। थर्ड जनरेशन के मतलब जो 2014 के बाद सेटअप किए गए हैं, दैट इज़ आईआईटी पलक्कड़ इन केरला, आईआईटी धारवाड़, आईआईटी मुंबई, सॉरी आईआईटी जम्मू, आईआईटी भिलाई एंड आईआईटी तिरुपति। यहाँ पर ये चीज़ें की जाएंगी। परमानेंट कैंपसेस जो हैं वो इन आईआईटीज़ का पिछले कुछ दशकों, मतलब कुछ सालों में, पिछले 2 सालों में इनका परमानेंट कैंपस जो है वो अब बना दिया गया है। हालांकि ये जो सीट्स हैं ये एक साथ नहीं, इन फेजेज़ में ऐड की जाएगी अगले 5 सालों में, और ज़्यादातर सीटें जो है वो मेनली यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट और बीटेक लेवल के लिए होंगी। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस 23 आईआईटीज़, यानी कि जो कुल मिला के 23 आईआईटीज़ अब देश में हो चुकी हैं, उसमें पिछले 10 सालों में जो सीट्स हैं वो पहले 65,000 हुआ करती थी, अब डबल से भी थोड़ा सा ज़्यादा, लगभग 1,35,000 के आसपास हो गई हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर यह भी अनाउंस किया गया है कि आईआईटी पटना में जो है वो हॉस्टल का एक्सपेंशन और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो है वो बढ़ाई जाएंगी। और इस बार बिहार को लेकर वैसे भी फोकस किया गया है चुनाव क्योंकि बिहार में चुनाव होने हैं, है ना, अभी अक्टूबर नवंबर के महीने में वहाँ पर चुनाव होने हैं, तो बिहार के ऊपर वैसे ही फोकस किया गया है। अभी एक मखाना बोर्ड, मखाना जो होता है ना, मखाना जिसको खाते हैं, मखाना जिसको बोलते हैं, तो मखाना बोर्ड बनाने की बात भी की गई है बिहार के लिए। तो बिहार के ऊपर थोड़ा सा फोकस जो है वो किया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर यह लिखा गया है कि अगले 5 सालों में आईआईटीज़ और आईआईएससी जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का, वहाँ पर 10,000 फेलोशिप्स के लिए प्रोविज़न किया गया है, तो उसके लिए भी बजट अनाउंस किया गया है अंडर द पीएम रिसर्च फेलोशिप स्कीम। तो इस स्कीम के लिए जो बजट है वो 350 करोड़ था लास्ट ईयर, उसको बढ़ा के 600 करोड़ कर दिया गया है। ये स्कीम जो है वो पहली बार अनाउंस की गई थी 2018-19 के बजट में, जब उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली का ये कहना था कि 1,000 स्टूडेंट जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको फेलोशिप दी जाएगी ताकि वो अपनी पीएचडी कर सकें आईआईटीज़ में और आईआईएससी में। फेलोशिप का मतलब होता है कि उनको स्कॉलरशिप वगैरह टाइप दी जाएगी, है ना। और इस साल जो एजुकेशन के लिए टोटल एलोकेशन है वो 1,28,000 करोड़ का है, जो कि पिछले साल 1,20,000 करोड़ था, उससे 8 लाख करोड़ जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, इसमें जो हायर एजुकेशन सेक्टर है उसका 5% एलोकेशन जो है वो पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ा है। जहां पिछले साल 47,000 करोड़ के आसपास था, वो इस बार 50,000 करोड़ से ज़्यादा है। स्कूल एजुकेशन में 8% का इंक्रीज़ है, 73,000 करोड़ से 78,000 करोड़। ठीक है, मैंने आपको कल भी ये बातें बताई थी, कल के सेशंस में भी, आज फिर से बता रहा हूँ कि आपको ये जो एग्जैक्ट वैल्यूज़ वगैरह है ये याद नहीं रखनी है, थोड़ा सा बस ट्रेंड को याद रखें कि किस में कितना, मतलब किस में बढ़ रहा है किस में घट रहा है, थोड़ा सा बस इतना। ठीक है, हायर एजुकेशन में अगर हम बात करें
तो एलोकेशन जो है वो इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, दैट इज़ इसमें 5 गुना का इंक्रीज़ हुआ है, 10 करोड़ से 50 करोड़। नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम फॉर दी ऑन द जॉब स्किलिंग अपॉर्चुनिटीज़ नियर 2 फोल्ड राइज, यानी कि दुगना हुआ है, 6,000 करोड़ से 11,078 करोड़, 1178 करोड़। और IITs की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 1025 करोड़ के आसपास का बजट बताया गया है। जो AICTE है, दैट इज़ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो कि टेक्निकल एजुकेशन की रेगुलेटरी बॉडी है, उसका एलोकेशन हालांकि आधा कर दिया गया है, 400 करोड़ से 200 करोड़। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि रेगुलेटरी बॉडी का जो एक्सपेंडिचर कम कर दिया गया है, वो मतलब पिछले साल की अगर हम बात करें तो उसका जो रिवाइज एस्टीमेट था वो 137 करोड़ ही था, तो इसलिए उसको इस बार 100 करोड़ 200 करोड़ 400 करोड़ का बजट था, 137 ही करोड़ खर्च हुआ, तो 200 करोड़ कर दिया गया। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद स्कूल एजुकेशन में बात करें तो प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम एक ऐसी स्कीम है जो मेंटरशिप प्रोवाइड करती है टू द टैलेंटेड स्टूडेंट्स। इसका एलोकेशन लास्ट ईयर 0.01 करोड़ था, उसको बढ़ा के इस बार 55 करोड़ कर दिया गया है। और जो PM श्री है, PM श्री में 24% का एलोकेशन इस बार बढ़ाया गया है। समग्र शिक्षा में 10% का राइज है। और फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर यह भी अनाउंस किया है कि 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स गवर्नमेंट स्कूल्स में सेटअप किए जाएंगे अगले 5 सालों में, ताकि जो यंग माइंड्स हैं, जो हमारे मतलब युवा हैं या जो बच्चे हैं, उनमें साइंटिफिक टेम्परामेंट को जो है वो फोस्टर कर सकें, उसको प्रमोट कर सकें। उसके लिए 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स जो है वो बनाई जाएंगी। ठीक है, जहाँ पर बेसिकली वो साइंस रिलेटेड अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह कर सकते हैं, उस तरीके की लैब्स होती हैं ये। ठीक है, चलो, तो एजुकेशन के सेक्टर में भी बात समझ में आ गई। हायर एजुकेशन में क्या किया गया है ना। IITs में मैंने आपको बता ही दिया, मेडिकल में बता ही दिया। इसके बाद आपका ये ट्राइबल्स के केस में क्या हुआ ये बता दिया। इसके बाद कैंसर के लिए डे केयर सेंटर्स की बात की गई है, और साथ ही साथ हेल्थ सेक्टर मैंने आपको बता दिया। और गिग वर्कर्स को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत के अंदर इंक्लूड करने की बात की गई है, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए, तो इस सेशन को भी हम लोग इतना ही रखते हैं। और अगर आपको हमारे एफर्ट्स हेल्पफुल लग रहे हैं तो मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा हेल्प हमारी भी होगी फाइनेंशियली, और आप लोगों को भी इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा कि ये सेशंस इसी तरीके से यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। बट उसके लिए हमें आपके साथ और सहयोग की ज़रूरत है, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। बाकी आप हमारी जो प्रीलिम्स 2025 की टेस्ट सीरीज़ है उसमें ज़रूर एनरोल कर सकते हैं। करंट अफेयर्स, CSAT, GS, आपको तीनों ही चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। इसी तरीके से अगर आप जनरल स्टडीज़ करंट अफेयर्स की चाहते हैं, या ओनली जनरल स्टडीज़, ओनली करंट अफेयर्स, ओनली CSAT, तो ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये हमारे सब ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड है, वहाँ से आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। हमारा CSAT का जो बैच है आप चाहें तो उसमें भी एनरोल कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू जाके आप इसकी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ से एनरोल भी कर सकते हैं। हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। ऐप से बेनिफिट ये होगा कि आप अगर किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल्ड हैं तो आप वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। तो चलिए, इस सेशन को भी मैं इतना ही रखता हूँ, और बाकी इसी तरीके से आई थिंक 3 से 4 या 4 से 5 सेशंस और होंगे, वो हम लोग एक एक करके इस ड्यूरिंग दिस वीक लेंगे, और तब जाके ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि एक दिन में बहुत सारे वीडियोस आपको देने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, आपके ऊपर भी लोड होता है ना। वी कैन अंडरस्टैंड दैट। तो कल पहला दिन था तो हमने सोचा कि, और संडे भी था, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा वीडियोस दे दिए हैं। बट अगले दिन से, मतलब आज से हम लोग जब तक ये सीरीज़ चलेगी, एक एक वीडियो ही आपको देंगे डेली का, सो दैट कि आपके ऊपर ज़्यादा लोड भी ना हो, क्योंकि सुबह आईना सीरीज़ भी चल रही है, तो उस तरीके से ये पूरा भी हो जाएगा। और जब ये सारे सेशंस पूरे हो जाएंगे तो उसके एंड ऑफ दैट डे मैं आपको सारे जितने भी हाईलाइटेड आर्टिकल्स हैं वो टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है करंट अफेयर्स ओकुल, इसको ज़रूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, फिलहाल इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में फिर आपसे कल मुलाकात होगी, बजट की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।